अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर जो है उसे डिस्कस कर रहे थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे थे। लास्ट सेशन के अंदर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम लोग, लेक्चर नंबर 6 है ये इसी चैप्टर का, इसके अंदर बेसिकली बात करेंगे हम लोग सेंट्रल डॉगमा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? सेंट्रल डॉगमा के बारे में। सेंट्रल डॉगमा जिसे हिंदी के अंदर हम लोग मूल सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मूल सिद्धांत, या कई कई जगह पर इसे केंद्रीय सिद्धांत भी लिखा हुआ है। क्या है बेटा? मूल सिद्धांत, आणविक विज्ञान का मूल सिद्धांत, या इसे कई जगह पर केंद्रीय सिद्धांत भी कहा गया है। क्या कहा गया है बेटा? केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है बेटा, देखते हैं कि सेंट्रल डॉगमा होता क्या है। बेटा जो सेंट्रल डॉगमा है, बेसिकली मैं इसे जीवन का सत्य कहता हूं। इट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। सेंट्रल डॉगमा हमें यह बताता है कि किस प्रकार से आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। बेसिकली क्या है बेटा? देखना, सेंट्रल डॉगमा की अगर हम लोग बात करें, सेंट्रल डॉगमा जो है वो है क्या? देखिएगा, सेंट्रल डॉगमा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। थ्योरी की बातें हम लोग बाद में कर लेंगे स्लाइड्स के ऊपर। जो समझने लायक बातें हैं उनको हम लोग पहले करते हैं। बेटा बेसिकली सेंट्रल डॉगमा हमें यह बताता है कि किस प्रकार आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण जो है वह होता है, उसको समझाने के लिए जो है वह सेंट्रल डॉगमा दिया गया था। देखना बेटा, बेसिकली क्या है, लिखिएगा इसको, कि सेंट्रल डॉगमा हमें यह बताता है कि किस प्रकार आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की तरफ होता है। सूचना स्थानांतरण यह हमें बताता है कि आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? इट एक्सप्लेन दैट, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा बेटा। इट एक्सप्लेन दैट, इट एक्सप्लेन दैट हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर, जेनेटिक informations are transferred। किस प्रकार आनुवंशिक सूचनाएं जो होती है एक जैव अणु से दूसरे जैव अणु की तरफ स्थानांतरित होती है। देखना बेटा, बेसिकली होता क्या है बेटा? जो डीएनए है, डीएनए से आनुवंशिक सूचनाएं जो होती है, एक मिनट, डीएनए से आनुवंशिक सूचनाएं जो है वह डीएनए के अंदर ही कॉपी होती है। डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, या हम लोग कहें कि आनुवंशिक सूचनाएं जो है वह डीएनए से डीएनए के अंदर कॉपी होती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन। मतलब द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। बेटा डीएनए से ये सूचनाएं जो है आगे चलकर आरएनए के पास पहुंचती है। डीएनए से ये आनुवंशिक सूचनाएं जो होती है वह आरएनए के पास जाती है, या हम लोग ऐसा कहें कि डीएनए से आरएनए अणु का निर्माण जो है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन, या हिंदी के अंदर उसे हम लोग बोलते हैं
अनुलेखन। क्या कहते हैं बेटा? अनुलेखन कहते हैं। क्लियर है? और आरएनए से यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन या आनुवंशिक सूचनाएं जो होती है वह प्रोटीन के पास पहुंचती है, या हम लोग यूं कहें कि आरएनए अणु से प्रोटीन अणु का निर्माण जो है उसे हम लोग ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलेशन या अनुवादन। वापस देखिएगा बेटा कि बेसिकली सेंट्रल डॉग्मा हमें क्या बताता है? सेंट्रल डॉग्मा हमें यह बताता है कि किस प्रकार आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण जो है जैव अणुओं के बीच में होता है। यह क्या कहता है कि डीएनए से डीएनए अणु का निर्माण होता है, या हम यूं कहें डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण दूसरे डीएनए अणु में होता है। इसे हम लोग रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण कहते हैं। डीएनए से आनुवंशिक सूचनाएं जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वह आरएनए के अंदर स्थानांतरित होती है, या हम लोग यूं कहें डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वह आरएनए के पास जाती है, या यूं कहें डीएनए से आरएनए अणु का निर्माण होता है। उसे हम लोग अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए से ये जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं ये आरएनए से प्रोटीन के पास जाती है, या हम यूं कहें आरएनए अणु से प्रोटीन अणु का निर्माण होता है, और यह प्रोसेस जो है इसे हम लोग ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। ठीक है बेटा? इंग्लिश में देखिएगा बेटा कि द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू डीएनए, और वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द DNA molecule is called as a replication. Then the genetic information from DNA is transferred to the RNA, or we can say that the formation of RNA molecule from the DNA is called as transcription. And then the information which is comes in RNA is transferred to the protein, or we can say that the formation of protein from the RNA is called as translation, and that is what that is called as central dogma. Here another step is there, that is what that is formation of DNA from the RNA. Formation of DNA from the RNA in some viruses, the process is called as reverse transcription. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मतलब कुछ विषाणुओं के अंदर आरएनए अणु से डीएनए अणु का निर्माण होता है, आरएनए से सूचनाएं जो है वह डीएनए के अंदर भी जाती है। इसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या प्रति अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रति अनुलेखन कहते हैं। एक एक स्टेप को ध्यान से हम लोग देखेंगे, लगभग 3 से 4 अपने लेक्चर इसी टॉपिक को पूरा समझने में लगेंगे। एक एक स्टेप को, प्रतिलिपिकरण को भी ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन को भी पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, और अनुवादन को भी बेटा पूरा डिटेल के अंदर पढ़ा जाएगा। देखते हैं स्लाइड्स क्या कहती है। बेटा स्लाइड क्या कहती है देखना, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, व्हाट इज द स्टेप्स, डायग्राम्स एंड की कॉन्सेप्ट्स इसके क्या क्या है। हमने बताया कि आनुवंशिक सूचनाएं जो है वह डीएनए से आरएनए की तरफ और आरएनए से देन प्रोटीन की तरफ जो है वह स्थानांतरित होती है। आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण सदैव डीएनए से आरएनए की तरफ और आरएनए से प्रोटीन की तरफ होता है। देखो बेटा, व्हाट इज द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है? द सेंट्रल डॉग्मा एक्सप्लेन दैट डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक स्टोरेज मॉलिक्यूल। सेंट्रल डॉग्मा क्या बताता है कि डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक स्टोरेज मॉलिक्यूल। सेंट्रल डॉग्मा यह स्पष्ट करता है कि डीएनए आनुवंशिक भंडारण अणु के रूप में कार्य करता है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा भी था कि बेटा डीएनए जो होता है वह आरएनए से ज्यादा स्थायी होता है, और इसके स्थायित्व के कारण यह डीएनए जो है ज्यादा स्थायी होने के कारण डीएनए क्या करेगा बेटा? आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करता है। ठीक है, आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रहण के लिए हमने बताया था डीएनए बेस्ट है, और आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए आरएनए बेस्ट है। यहां पर क्या कह रहा है कि सेंट्रल डॉग्मा यह बताता है कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक स्टोरेज मॉलिक्यूल। डीएनए के अंदर आनुवंशिक सूचनाएं जो होती है वह संग्रहित होती है। थ्रू अ स्टेप वाइज प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए।
क्या कह रहा है कि एक चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से डीएनए में मौजूद आनुवंशिक जानकारी को पहले आरएनए में अनुलेखित किया जाता है। यही बताया हमने कि डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डीएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, या जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा आनुवंशिक सूचनाएं जो है, आनुवंशिक सूचनाएं जो है वह डीएनए मॉलिक्यूल से आरएनए मॉलिक्यूल के पास जाती है। और फिर क्या होता है बेटा, देन दिस आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, देन दिस आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन। इट मींस वी कैन से दैट ये आनुवंशिक सूचनाएं जो है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो डीएनए से आरएनए के पास आई, अब ये आनुवंशिक सूचनाएं जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए से किसके पास पहुंच गई, प्रोटीन के पास पहुंच गई। फिर इस आरएनए का प्रोटीन में अनुवाद किया जाता है, ठीक है, विच परफॉर्म अ वास्ट रेंज ऑफ फंक्शंस इन द सेल। और इसी प्रोटीन के निर्माण से कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य जो होते हैं वह संपन्न होते हैं। दिस सीक्वेंस डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन इज द कोर फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर फंक्शन। ठीक है, कोशिका में कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करता है। यह अनुक्रम डीएनए से आरएनए से प्रोटीन विरासत और आणविक कार्य को समझने के लिए मुख्य ढांचा होता है। बेटा तभी मैं कहता हूं, मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं, एवरीथिंग इन अ लिविंग बीइंग इज डिटरमाइंड बाय प्रोटीन। किसी भी जीव में एवरीथिंग, कोई जीव है अगर लिविंग है तो उसके अंदर सब कुछ उसके प्रोटीन के द्वारा निर्धारित होता है। हम बोल पाते हैं, प्रोटीन उत्तरदायी है, प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल। हम सुन पा रहे हैं, प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल। मेरे बालों का कलर ऐसा है, इसके लिए भी कोई ना कोई प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है। मैं खड़ा हो पा रहा हूं, इसके लिए भी कोई ना कोई प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है। मैं चल रहा हूं, इसके लिए भी कोई ना कोई प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है। मीन्स एवरीथिंग इन अ लिविंग बीइंग इज डिटरमाइंड बाय पर्टिकुलर प्रोटीन। हर एक काम के लिए, हर एक संरचना के लिए एवरीथिंग, कुछ भी कह दो आप, हाइट प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है, वेट प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है। एवरीथिंग इन अ लिविंग बीइंग इज डिटरमाइंड बाय प्रोटीन, पर्टिकुलर प्रोटीन। और प्रोटीन के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई, ये इंफॉर्मेशन आई बेटा आरएनए से। आरएनए के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई, ये इंफॉर्मेशन आई डीएनए से। इज दैट क्लियर? अब देखना बेटा, यहां पे एक छोटी सी मैं बात कह देता हूं, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं। एवरीथिंग इन अ लिविंग बीइंग इज डिटरमाइंड बाय पर्टिकुलर प्रोटीन। ये लाइन आप जरूर लिखिएगा। एवरीथिंग in a living being is determined by particular protein। किसी भी सजीव में सब कुछ किसी न किसी प्रोटीन के द्वारा निर्धारित होता है। किसी भी प्रोटीन में, किसी भी प्रोटीन में सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ किसी न किसी प्रोटीन के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है बेटा? प्रोटीन के द्वारा निर्धारित होता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखना सेंट्रल डॉगमा से पहले मैं आपको थोड़ा सा डीएनए वर्सेस जीन के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, बेसिकली ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं ले लेता हूं। बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक हम लोग बीच में समझेंगे कि डीएनए वर्सेस जीन वर्सेस क्रोमोसोम। बेटा एक जैसे ही है सभी। बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? डीएनए वर्सेस जीन वर्सेस गुणसूत्र। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको सेंट्रल डॉगमा की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बताया बेटा? हमने यह बताया कि आनुवंशिक सूचनाएं जो है वह डीएनए से आरएनए के पास और आरएनए से
प्रोटीन के पास स्थानांतरित होती है। ठीक है, और ये एक रिवर्सिबल स्टेप होता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हमने बताया कि डीएनए से सूचनाएं जो है वह आरएनए के पास गई और आरएनए से सूचनाएं जो है वह प्रोटीन के पास गई। इट मींस डीएनए के अंदर ऐसा कुछ है, इट मींस डीएनए के अंदर ऐसा कुछ है जो प्रोटीन बना रहा है। वह क्या है बेटा? जीन है। डीएनए तो हम सभी जानते हैं, डीएनए को हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा कि डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए के बारे में हमने तो क्या पढ़ा कि डीएनए के बारे में हमने पढ़ा डीएनए इज व्हाट। एक सिंपल स्लाइड बना देता हूं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। डीएनए इज व्हाट? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए तो सिंपल क्या है? एक बहुलक है। किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए तो क्या है बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए बिल्कुल सिंपल एक जैव अणु है और यह जैव अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। तो बेटा जीन क्या है? अभी हमने बताया कि डीएनए से आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए के पास और आरएनए से आनुवंशिक सूचनाएं प्रोटीन के पास गई। तो इट मींस व्हाट? इसका मतलब इस डीएनए के अंदर ऐसा कुछ है जो प्रोटीन बना रहा है। इस डीएनए के अंदर ऐसा कुछ है जो क्या बना रहा है बेटा? प्रोटीन बना रहा है। वही तो जीन है। वही तो क्या है बेटा? जीन है। क्या है बेटा? जीन की डेफिनेशन यूं तो अगर हम देखें जीन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीन की डेफिनेशन चेंज हो सकती है, लेकिन सभी का मतलब एक ही आता है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द पार्ट ऑफ डीएनए विच मेक द प्रोटीन इज कॉल्ड एज जीन। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसे जीन कहते हैं। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के रूप में देखें कि वह इकाई जो लक्षणों के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होती है उसे हम लोग जीन कहते हैं। बात एक ही है। ठीक है, जीन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी लिखते हैं अपन लोग क्या? द पार्ट ऑफ डीएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए which make protein, which make protein, which make protein is called as जीन। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन बनाता है जीन कहलाता है। लिखिएगा, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, निर्माण करता है, जीन कहलाता है, जीन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बेटा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ये तो क्या है? ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने क्या कहा? बायोलॉजी की अलग अलग ब्रांच के अंदर, बायोलॉजी की अलग अलग ब्रांच के अंदर आपके जीन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, लेकिन सभी का मतलब एक ही आता है। ठीक है, मतलब डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन बना रहा है वह कौन है? वह है आपके जीन। हमने बताया कि एवरीथिंग इन अ लिविंग बीइंग इज डिटरमाइंड बाय पर्टिकुलर प्रोटीन। तो मुझे बताओ, आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? जीन उत्तरदायी है। तो क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द यूनिट which is responsible for, the unit which is responsible for inheritance of any character, inheritance of any character, किसी भी लक्षण के स्थानांतरण के लिए, लक्षण की वंशागति के लिए जो उत्तरदायी होता है उसे हम लोग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज जीन। ये कैसी है डेफिनेशन? इट इज अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग ये है। मतलब वह इकाई जो लक्षण की वंशागति के लिए, लक्षण या लक्षणों
लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होती है, जीन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? जीन कहलाती है। जीन शब्द वैज्ञानिक जॉनसन ने दिया था, इसे पहले कारक कहा गया था। जेनेटिक्स के अंदर और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब देखना बेटा, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, इफ वी टॉक अबाउट दी प्रोकैरियोटिक सेल, अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, और इधर हम लोग बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल की, तो देखिएगा बेटा, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितना भी डीएनए होता है वह पूरा का पूरा जीन की तरह कार्य करता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पूरा पूरा डीएनए जो है इट इज इक्वल टू जीन, जबकि बेटा यूकैरियोटिक केस के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए इज नॉट इक्वल टू जीन। डीएनए जो होता है वह जीन के इक्वल नहीं होता है। ध्यान से समझना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्र की कोशिका के अंदर, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा असीम केंद्र की कोशिका, असीम केंद्र की कोशिका, और यूकैरियोट को बेटा लिखते हैं हम लोग ससीम केंद्र की कोशिका, ससीम केंद्र की कोशिका। बेटा डीएनए में या सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर द होल डीएनए एक्ट्स एज जीन, देयर इज नो चेंज इन डीएनए एंड जीन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बेचारी एक कोशिका होती है, यूनिसेलुलर होती है, तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली गई। उसके अंदर जो डीएनए डाला गया वह पूरा का पूरा डीएनए जो है वह प्रोटीन बनाता है। यहां पर क्या हो रहा है? होल डीएनए मेक प्रोटीन। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? होल डीएनए मेक्स प्रोटीन। पूरा डीएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या हो रहा है बेटा? पूरा डीएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ससीम केंद्र की कोशिका की बात करें, तो डीएनए जो है वह जीन नहीं है, पूरा डीएनए जीन नहीं है, पूरा डीएनए प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। यहां पर क्या होगा? पूरा डीएनए प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। इसका मतलब निर्माण नहीं करता क्या है? होल डीएनए डू नॉट मेक प्रोटीन, पूरा डीएनए प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। तो इसका मतलब डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है वह एक अलग होगा, और डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। मतलब यहां पर डीएनए के आपको दो रूप देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा बेटा जगह कम है, डीएनए के दो रूप देखने को मिलेंगे। एक तो वह होगा विच मेक प्रोटीन, और दूसरा कौन सा होगा? विच डू नॉट मेक प्रोटीन, विच डू नॉट मेक प्रोटीन। अब देखो बेटा, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सॉन। क्या बोलेंगे? एक्सॉन। और डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रॉन। क्लियर है कहानी? इसका मतलब वी कैन से दैट वी कैन से दैट जीन इज इक्वल टू एक्सॉन। जीन किसके बराबर होते हैं? एक्सॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब यूकैरियोटिक केस के अंदर डीएनए के अंदर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डाली होगी जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करती है, उसे हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। तो अभी हम लोग जीन के बारे में इतनी बात करेंगे। अब बात आती कि सर क्रोमोसोम फिर क्या है, गुणसूत्र क्या है?
तो बेटा देखना, मुझे आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने आपको बताई भी थी, गुणसूत्र के बारे में बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी। हालांकि ये सब चीजें बेटा जेनेटिक्स के अंदर और अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के हिसाब से मैं आपको लिखवा रहा हूं। बेटा बेसिकली क्या है मुझे बताओ, एक डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर। न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है? न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻⁻6 मीटर। बेटा इमेजिन करो कि एक 2.2 मीटर लंबा धागा है और उसे हमें बहुत छोटे से पॉइंट के अंदर 10⁻⁻6 मीटर साइज वाले के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। हाउ इट इज पॉसिबल? भाई 2.2 मीटर लंबा धागा हमने ले लिया और उसे बिल्कुल छोटे से पॉइंट के अंदर डालना है। इस तरीके से कुछ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक आपके पास 2.2 मीटर लंबी धागा है और उस धागे को एक छोटी सी थैली के अंदर डालना है, एक छोटे से पॉकेट के अंदर डालना है। कैसे डालोगे? उसकी क्या कर लो, गेंद बना दो, उसकी गेंद बना के डाल दो। तो वही तो है कि डीएनए का अत्यधिक कुंडलित स्वरूप क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहलाता है। देखो बेटा किताबी नॉलेज बहुत बढ़िया है, किताबें तो पढ़नी चाहिए, लेकिन किताबों को पढ़ने के बाद उसका सार क्या निकलता है, क्या कहना चाह रही है किताबें। एनसीईआरटी किताबें बहुत ही शानदार होती है, उसकी लैंग्वेज इतनी, एक स्टेटमेंट के अंदर लाखों बातें छुपी होती है, बहुत सारी बातें छुपी होती है, उसको समझना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे जो नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं वो वही है। क्या उससे का सार निकलता है कि डीएनए का अत्यधिक कुंडलित स्वरूप क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहलाता है। लिखिएगा बेटा, डीएनए का अत्यधिक कुंडलित रूप गुणसूत्र कहलाता है। हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, हाईली बहुत ज्यादा हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमोजोम। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? क्रोमोजोम कहेंगे। हमने डीएनए की पैकेजिंग के अंदर पढ़ा भी था। डीएनए के साथ में बेसिक हिस्टोन प्रोटीन जिसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा होता है वह जुड़ते हैं, न्यूक्लियोसोम बनता है, ऑक्टामर बनता है पहले, ऑक्टामर के बाद ऑक्टामर के ऊपर हिस्टोन जुड़कर ऑक्टामर बनाते हैं। H2A, H2B, H3 और H4 के दो मॉलिक्यूल जुड़कर ऑक्टामर बनाते हैं और उस ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए जो है वह लिपट जाता है। 200 बेस पेयर होते हैं उसके अंदर, याद करो। फिर उस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम से आगे चलकर सोलेनोइड स्टेज आती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है मेटाफेज स्टेज के अंदर हमें पूर्ण रूप से कुंडलित डीएनए दिखता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। तो यही बात बताई कि हमें पता होना चाहिए कि डीएनए, जीन और गुणसूत्र में क्या फर्क है। अब देखो बेटा, अब लोग आगे सेंट्रल डॉग्मा पढ़ रहे थे। बेसिकली सेंट्रल डॉग्मा के अंदर हमने आगे देखते हैं बेटा, यहां पर हमने कहा कि सेंट्रल डॉग्मा के अंदर सूचनाओं का स्थानांतरण जो होता है वह डीएनए से आरएनए की तरफ, डीएनए से आरएनए की तरफ और आरएनए से जो है आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण प्रोटीन की तरफ होता है। पहला स्टेप क्या कहलाता है? पहला स्टेप कहलाता है रेप्लिकेशन। डीएनए सर्व्स एज अ टेम्पलेट टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखो बेटा ध्यान से देखना, सेंट्रल डॉग्मा क्या कह रहा है? सेंट्रल डॉग्मा कह रहा है डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है आरएनए की तरफ जाती है और आरएनए से इंफॉर्मेशन जो है वह प्रोटीन की तरफ जाती है। फ्रांसिस क्रिक साहब ने दिया था। यह स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, इस स्टेप को बोलते हैं बेटा रेप्लिकेशन, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन और इस स्टेप को बोलते हैं बेटा ट्रांसलेशन। पहला स्टेप हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप क्या है बेटा? पहला स्टेप हम लोग देखते हैं डीएनए
रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा डीएनए प्रतिलिपिकरण। देखो बेटा, बेसिकली जब एक कोशिका विभाजित होती है, जब कोशिका का विभाजन होता है, तो कोशिका के विभाजन के कारण जो भी कोशिकीय सामग्री है, एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है, वह दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब जब डिवीजन करना है तो डिवीजन डीएनए का भी करना पड़ेगा, डिवीजन डीएनए का भी करना पड़ेगा। और अगर डीएनए का डिवीजन कर लें विदाउट रेप्लिकेशन तो डीएनए तो आधा हो जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे जब कोशिका विभाजित होती रहेगी, अंत में कोशिका के पास डीएनए बचेगा ही नहीं, बिल्कुल कम बचेगा। तो क्या किया जाता है कि विभाजन से पहले, कोशिका विभाजन से पहले डीएनए से डीएनए अणु का निर्माण किया जाता है, और यही क्रिया जो है डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है, ताकि जो डॉटर सेल्स बनती है, जो पुत्री कोशिकाएं बनती है, उनको इक्वल अमाउंट के अंदर डीएनए प्राप्त हो। तो डेफिनेशन लिखिएगा, कोशिका विभाजन से पहले लिखिएगा इंग्लिश, और यह कब होता है बेटा? कोशिका चक्र की एस अवस्था के दौरान होता है। लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम पहले लिखिएगा, सॉरी पहले हिंदी मीडियम लिख लेते हैं। कोशिका चक्र के दौरान, कोशिका चक्र के दौरान संश्लेषण अवस्था में के दौरान, कोशिका विभाजन से पहले के दौरान, कोशिका विभाजन से पहले, कोशिका विभाजन से पहले संश्लेषण अवस्था के दौरान, संश्लेषण अवस्था के दौरान डीएनए अणु से, डीएनए अणु से डीएनए अणु का निर्माण, अणु का निर्माण, या एक डीएनए अणु में उपस्थित, एक डीएनए अणु में उपस्थित सूचनाओं का दूसरे डीएनए अणु में, दूसरे डीएनए अणु में प्रतिलिपिकरण, प्रतिलिपिकरण, डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है। डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है। इज दैट क्लियर बेटा? क्या लिखा देखना बेटा, बहुत अच्छी डेफिनेशन लिख ली हमने, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। कोशिका चक्र के दौरान, कोशिका विभाजन से पहले, संश्लेषण अवस्था के दौरान डीएनए अणु से डीएनए अणु का निर्माण, या एक डीएनए अणु में उपस्थित सूचनाओं का दूसरे डीएनए अणु में प्रतिलिपिकरण, डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा। ड्यूरिंग एस फेज, या जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज, इन सेल साइकिल, इन सेल cycle prior to cell division, prior to cell division, formation of DNA, formation of DNA, DNA from DNA molecule or copying the genetic information of one DNA molecule, into other is called as DNA
रेप्लिकेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए प्रतिलिपिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। बेटा डीएनए रेप्लिकेशन होता क्यों है, अभी हमने बताया कि जब कोशिका विभाजन होता है तो पुत्री कोशिकाओं को समान मात्रा में डीएनए प्राप्त हो, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इस पॉइंट को भी लिखिएगा। कोशिका विभाजन के बाद, कोशिका विभाजन के पश्चात, कोशिका विभाजन के पश्चात पुत्री कोशिकाओं को, पुत्री कोशिकाओं को, कोशिका विभाजन के पश्चात पुत्री कोशिकाओं को समान मात्रा में, समान मात्रा में डीएनए की प्राप्ति हेतु, प्राप्ति हेतु कोशिका विभाजन से पहले, कोशिका विभाजन से पहले डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। क्लियर है कहानी बेटा कि वाई डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, ताकि जो भी कोशिका विभाजन के बाद पुत्री कोशिकाएं जो मिलेगी, उस पुत्री कोशिकाओं में डीएनए जो है वह इक्वल अमाउंट के अंदर ऑब्टेन हो सके, प्राप्त हो सके। एक मिनट बेटा, क्या है, वाई डीएनए रेप्लिकेशन अकर, वाई डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, क्या कह रहा है, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा। कोशिका विभाजन के पश्चात पुत्री कोशिकाओं को समान मात्रा में, लिखिएगा इंग्लिश मीडियम, डीएनए रेप्लिकेशन एंश्योर्स दैट, हो सकता है दोनों का टर्मिनोलॉजी मतलब ट्रांसलेशन अलग अलग हो, लेकिन मीनिंग एक ही रहेगा। डीएनए रेप्लिकेशन एंश्योर्स दैट, एंश्योर दैट द डॉटर सेल, the daughter cell produced by cell division obtain equal amount of DNA, equal amount of DNA, मतलब कोशिका विभाजन के बाद पुत्री कोशिकाओं को समान मात्रा के अंदर डीएनए मिले, इसके लिए कोशिका चक्र के संश्लेषण अवस्था के दौरान डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। ठीक है बेटा, ये हमने डीएनए प्रतिलिपिकरण पढ़ा। अब देखो बेटा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा होता है स्टेप ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा स्टेप होता है जिसको बोलते हैं अनुलेखन। डीएनए कोड का उपयोग आरएनए अणुओं को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। इसमें एमआरएनए शामिल है जो प्रोटीन के लिए कोड ले जाता है। लिखिएगा बेटा, अनुलेखन की डेफिनेशन लिखते हैं। दूसरा स्टेप जो है यहां पर, दूसरा स्टेप हम लोग ऐड करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, अनुलेखन, या जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। क्या होता है बेटा, डीएनए अणु से आरएनए अणु का निर्माण, या हम लोग कह सकते हैं डीएनए अणु से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम, पहले लिखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम DNA molecule is called as transcription, is called as transcription, या करके लिख लो, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन from DNA to RNA is
कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इंग्लिश मीडियम के बाद हिंदी मीडियम लिखिएगा बेटा। क्या है? डीएनए अणु से आरएनए अणु का निर्माण, एक लाइन में लिख लेता हूं, या डीएनए अणु से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में स्थानांतरण, आरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, एक एक स्टेप को बहुत ही डिटेल के अंदर, बहुत ही विस्तार के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? फिर देखो बेटा, फिर क्या कह रहा है? ट्रांसलेशन या अनुवादन। द आरएनए मैसेज इज डिकोडेड टू फॉर्म प्रोटीन, प्रोटीन देन कैरी आउट ऑल एसेंशियल सेल एक्टिविटी। आरएनए से जो है प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए संदेश को डिकोड किया जाता है, और प्रोटीन जब बनेगा वह सभी आवश्यक कोशिका गतिविधियों को पूरा करता है। देखिएगा बेटा, तीसरा स्टेप जो है, तीसरा स्टेप लिखिएगा अनुवादन। तीसरा स्टेप क्या होता है बेटा? अनुवादन, या इंग्लिश के अंदर उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या होता है कि आरएनए अणु से प्रोटीन अणु का निर्माण, या ये हम कह सकते हैं आरएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का प्रोटीन में स्थानांतरण क्या कहलाता है? अनुवादन कहलाता है। लिखिएगा, आरएनए अणु से, आरएनए अणु से प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण, या आरएनए में उपस्थित, आरएनए में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं का, आनुवांशिक सूचनाओं का प्रोटीन में स्थानांतरण, प्रोटीन में स्थानांतरण अनुवादन कहलाता है। अनुवादन कहलाता है। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा बेटा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए और ट्रांसफर ऑफ genetic information, transfer of genetic information from RNA to protein is called as translation. Is that clear? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा आगे, आई थिंक ये स्लाइड हमने पूरी कर दी। अब यहां पर देखना बेटा, रेप्लिकेशन क्या है? वो ये जो मैंने बताया, कॉपिंग ऑफ डीएनए टू फॉर्म आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। प्रतिलिपिकरण क्या है? समान अणु बनाने के लिए डीएनए की प्रतिलिपि बनाना। रिजल्ट क्या होता है? इससे हमें ज्यादा अमाउंट के अंदर डीएनए मिलेगा, ताकि कोशिका विभाजन के समय जब पुत्री कोशिकाओं को डीएनए को बांटा जाए तो दोनों पुत्री कोशिकाओं को बराबर मात्रा के अंदर डीएनए प्राप्त हो। ट्रांसक्रिप्शन क्या है बेटा? क्रिएटिंग एन आरएनए कॉपी फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए की प्रतिलिपि बनाना। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मेनली आरएनए। और मेनली बेटा आरएनए कई प्रकार का होता है, आगे पढ़ूंगा। मेनली यहां पर एमआरएनए बनता है, आरएनए जो है मुख्य रूप से आरएनए बनता है। ट्रांसलेशन क्या होता है? सिंथेसाइजिंग प्रोटीन यूजिंग एमआरएनए इंफॉर्मेशन।
एमआरएनए जानकारी का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण। अब आपके क्वेश्चन माइंड के अंदर आ रहा होगा कि सर आप इतना बढ़िया तरीके से डिटेल के अंदर कर रहे हो तो फिर एमआरएनए क्यों नहीं समझा रहे? बेटा अभी आप इतना ही पढ़ो। एमआरएनए जब मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा तब आपको जरूर एमआरएनए के बारे में, अभी बेटा प्लीज इतना ही याद रखो, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है या आरएनए बन रहा है। ठीक है, एमआरएनए जानकारी का उपयोग करके प्रोटीन का संश्लेषण, और इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें? प्रोटीन जो है वह प्राप्त होता है। क्लियर है बेटा कि डीएनए से रेप्लिकेशन से हमें क्या मिलेगा? ज्यादा अमाउंट के अंदर डीएनए मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन से क्या मिलेगा? बेसिकली आरएनए मिलेगा। और ट्रांसलेशन या अनुवादन से हमें क्या प्राप्त होगा? प्रोटीन प्राप्त होगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। एक सेंट्रल डॉगमा का, आई थिंक कुछ स्लाइड छूट तो नहीं गई, देख लेते हैं। छूटी नहीं, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। यहां लिख लेते हैं ना, क्या है, यहां लिख लेते हैं। यहां मैं लिख लेता हूं, गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। हो सकता है आगे आए, लेकिन अभी तक आई नहीं स्लाइड, इस मीन्स मिस हो गई, हो सकता है मिस हो गई। अब देखो बेटा, एक सेंट्रल डॉगमा का एक्सेप्शन है। बेटा सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है कि सेंट्रल डॉगमा ये कहता है, मतलब प्रति अनुलेखन जो है वो सेंट्रल डॉगमा का एक्सेप्शन है। सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है कि डीएनए से सूचनाएं जो है वह आरएनए की तरफ जाती है और आरएनए से सूचनाएं जो है वह प्रोटीन की तरफ जाती है। लेकिन कुछ, यहां पे लिख लो भली, कुछ जीव ऐसे होते हैं, मतलब एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डॉगमा। ये हमने बताया ना बेटा, ये यहां पर सबसे पहले जब पहली स्लाइड के अंदर हमने बताया था कि ये जो है, ये यहां पर, सॉरी यहां पर ये जो है ना, ये आपके सेंट्रल डॉगमा का एक्सेप्शन है। ये ध्यान रखना बेटा, एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डॉगमा है। यह सेंट्रल डॉगमा का क्या है बेटा? एक्सेप्शन है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये एक्सेप्शन है क्या? ये एक्सेप्शन बेटा क्या है उसको हम लोग डिटेल के अंदर समझते हैं। ध्यान से देखना, यहीं पे पढ़ना है, बाकी कहीं नहीं है, बाकी आपके कहीं ये काम नहीं आएगा, बस सिर्फ यहीं पढ़ना है। एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डॉगमा, एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डॉगमा, मूल या केंद्रीय सिद्धांत का अपवाद। मूल या केंद्रीय सिद्धांत का अपवाद। देखो बेटा, कुछ जीवाणुओं, सॉरी विषाणुओं के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है बेटा, एमआरएनए अणु से क्या बनता है बेटा? डीएनए बनता है। और ये डीएनए जो है वह सी छोटा लिखेंगे, सी डीएनए। यहां पर मैं पहले फुल फॉर्म इसकी लिख लेता हूं। एम को बोलते हैं बेटा मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं बेटा? मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। क्या बोलते हैं बेटा? संदेशवाहक आरएनए। देखो बेटा, दोनों मीडियम का ध्यान रखा जा रहा है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहां ध्यान रख रहे हैं। सी डीएनए का मतलब होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या संपूरक डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा? संपूरक डीएनए। क्लियर है बेटा? क्या कहते हैं बेटा कि एमआरएनए मॉलिक्यूल से सी डीएनए का निर्माण आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रति अनुलेखन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रति अनुलेखन। लिखिएगा कि एमआरएनए अणु से सी डीएनए का निर्माण या
एमआरएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए से या एमआरएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का cDNA में स्थानांतरण प्रति अनुलेखन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। छोटा सा एक एनसीईआरटी ने दे रखा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा बेटा। फॉर्मेशन ऑफ cDNA फ्रॉम mRNA और ट्रांसफर ऑफ genetic information from transfer of genetic information from mRNA to cDNA is called as reverse transcription. अब देखना बेटा, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर, मतलब जब हम लोग एमआरएनए से बना रहे हैं क्या, जब cDNA बना रहे हैं, सी छोटा लिखा जाता है, ध्यान रखना, तो यहां पर एक एंजाइम जो है वह काम में आता है। उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या एंजाइम होता है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम काम में आता है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में आता है। बेटा देखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में एक बात करते हैं। बेटा यह एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, मतलब डीएनए का निर्माण कर रहा है, लेकिन किससे कर रहा है? यह आरएनए अणु से डीएनए का निर्माण कर रहा है। ध्यान से देखना, इस एंजाइम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यह एंजाइम क्या कर रहा है, कि यह एंजाइम आरएनए अणु से डीएनए अणु का निर्माण कर रहा है। यह एंजाइम आरएनए अणु से डीएनए अणु का निर्माण कर रहा है। सही बात है कि नहीं है? बता दो, सही है गलत है? दिस एंजाइम synthesize डीएनए अणु, डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए। ठीक है, इसका मतलब इस एंजाइम को हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कह सकते हैं। क्या कहेंगे बेटा? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज हम लोग इसे कह सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग और भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक डीएनए पॉलीमरेज है जो क्या करेगा? आरएनए अणु से डीएनए अणु का निर्माण करता है। ठीक है बेटा, ये एक एंजाइम है बेटा, ध्यान रखना। ये क्या है बेटा? एक एंजाइम है, विकर है। ठीक है, अब देखो बेटा स्लाइड क्या कह रही है। While the central dogma describes the typical direction for genetic information flow, but some exception exist.
जैसे पहला एक्सेप्शन है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस वेयर आरएनए इज कन्वर्टेड बैक इनटू द डीएनए, दिस इज सीन इन रिट्रोवायरस। ये किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा? रिट्रोवायरस, जिसके अंदर आरएनए जो होता है वह आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसके अंदर देखने को मिलता है रिट्रोवायरस। ध्यान रखना, रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस के अंदर देखने को मिलता है, और इसमें आरएनए जो होता है एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है बेटा? अनदर एक्सेप्शन इन्वॉल्व प्रियॉन्स। प्रियॉन जो होते हैं बेटा, प्रियॉन जो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं दैट कैन cause other protein to fold abnormality, indicating that information can sometimes be transmitted at the protein level. एक अन्य अपवाद में प्रियॉन शामिल है, जो ऐसे प्रोटीन है जो अन्य प्रोटीनों को असामान्य रूप से मोड़ने का कारण बन सकते हैं। यह दर्शाता है कि जानकारी कभी कभी प्रोटीन स्तर पर भी प्रेषित की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियॉन बेटा। आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर प्रियॉन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो प्रियॉन बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, और ये क्या करते हैं? एक सामान्य प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर एब्नॉर्मलिटी क्रिएट कर सकते हैं। एक प्रोटीन खुद प्रियॉन है, और ये क्या गए? दूसरे प्रोटीन के पास गए। ये भी प्रियॉन भी क्या है? प्रोटीन है। ये दूसरे प्रोटीन के पास गए और इसको कहा भाई तू भी खराब हो जा, मैं तो खराब हुई, तू भी खराब हो जा। इसका मतलब यहां पर आनुवंशिक सूचनाएं जो है प्रोटीन से प्रोटीन के पास भी गई है। आनुवंशिक सूचनाएं कहां गई है? प्रोटीन से प्रोटीन के पास भी गई है। ये एक सेंट्रल डॉगमा का दो अपवाद जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है बेटा? एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। अब देखो बेटा, अब सेंट्रल डॉगमा का बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा का महत्व जीन अभिव्यक्ति की स्पष्ट व्याख्या में निहित है। जीन अभिव्यक्ति क्या होती है बेटा? आपके माइंड के अंदर आएगा, सर जीन अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? बेटा जीन अभिव्यक्ति का मतलब होता है डीएनए में उपस्थित जीन से प्रोटीन का निर्माण। यहां पे जीन अभिव्यक्ति आप लोग भले लिख लो। जीन अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? जीन अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? डीएनए में उपस्थित जीन से, डीएनए में उपस्थित जीन से प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का क्रियात्मक प्रोटीन का निर्माण। ये भी आप लोग थोड़ा सा मूल बायो को ढंग से समझिएगा। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल प्रोटीन। अब आप कहोगे सर फंक्शनल क्यों वर्ड लगाया? जब अनुवादन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल प्रोटीन, प्रोटीन फ्रॉम डीएनए। इज दैट क्लियर? क्या कह रहा है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल डॉगमा लाइज इन द क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इट हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ म्यूटेशन चेंज इन द डीएनए। मतलब सेंट्रल डॉगमा से हम ये समझ सकते हैं कि अगर एक्सप्रेशन जो है, अगर डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाता है तो किस प्रकार से एक्सप्रेशन जो है जीन का चेंज हो जाएगा। हाउ द चेंज इन द डीएनए कैन अफेक्ट आरएनए। अगर डीएनए के अंदर चेंज होता है तो आरएनए के अंदर क्या चेंज होता है, प्रोटीन के अंदर कैसे चेंज होता है, विच में लीड टू चेंज इन सेल फंक्शन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर यह समझने में मदद करता है कि उत्परिवर्तन, अगर उत्परिवर्तन हो रहा है मतलब डीएनए के अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है। उत्परिवर्तन क्या होता है डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि सडन चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से कुछ एक्सप्रेशन जो है वह चेंज हो जाए, उसे हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। कि डीएनए में चेंज हो रहा है या उत्परिवर्तन में चेंज हो रहा है तो आरएनए में और उससे बनने वाले प्रोटीन में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, ताकि पूरा का पूरा जो सेल का कार्य है वह परिवर्तित हो जाएगा या कोई ना कोई आनुवंशिक विकार जो है वह उत्पन्न हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग दिस फ्लो इज एसेंशियल फॉर स्टडिंग मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। आधुनिक आणविक जीव विज्ञान, आनुवंशिक इंजीनियरिंग और चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए इस प्रवाह को समझना अति आवश्यक है। तो आई थिंक बेटा ये हम लोगों ने सेंट्रल डॉगमा के बारे में बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ लिया कि सेंट्रल डॉगमा क्या कहना चाह रहा है, क्या सेंट्रल डॉगमा का महत्व है, उसको हमने डिस्कस किया। बेटा इसी लेक्चर के अंदर हम लोग आज
डीएनए रेप्लिकेशन शुरू कर लेते हैं। मैकेनिज्म में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझा दूंगा। एक एक्सपेरिमेंट है मिशेल्सन एंड स्टेल का, तो वो इसी लेक्चर के अंदर हम लोग ले लेंगे। डीएनए प्रतिलिपिकरण, ठीक है बेटा। डीएनए प्रतिलिपिकरण क्या है? डीएनए प्रतिलिपिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? देखिएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान से देखना बेटा, क्या कह रहे हैं, यहीं पे लिख लेते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण। अभी हमने लिखा ही है, लेकिन वापस नोट्स बन जाएंगे आपके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ज़्यादा हमारे टाइम अगर लग रहा है तो उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके नोट्स जो है बहुत ही शानदार तरीके से बनने चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट लिखवा दूंगा बस, ये है डीएनए प्रतिलिपिकरण, ठीक है बेटा। मतलब फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, एक डीएनए से न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है। कब होता है बेटा? ये होता है बेटा एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज, या जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल। कोशिका चक्र के संश्लेषण अवस्था के दौरान होता है। कोशिका चक्र की संश्लेषण अवस्था के दौरान, ठीक है। कहां होता है, इसकी साइट कहां होती है बेटा? इसकी अगर साइट की बात करें, जगह, साइट स्थल की बात करें तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अलग जगह पर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम लोग बात करें तो इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होगा बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो है ही नहीं। कहाँ होगा बेटा? कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। जबकि अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो कहाँ होगा बेटा? इन न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। कहाँ होगा बेटा? केंद्रक द्रव्य या केंद्रक के अंदर संपन्न होता है। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत नहीं है। या तो केंद्रक द्रव के अंदर होगा या केंद्रक, ठीक है। अब देखना बेटा, इसको हम लोग, हालांकि डीएनए रेप्लिकेशन अभी हमने पढ़ा है तो ज्यादा थ्योरी की बातें हम लोग करेंगे नहीं। अब देखना बेटा, जो एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स क्या है वो देखते हैं कि वाइल proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed the scheme for a replication of DNA. To quote their original statement, that is as follow. जब देखो बेटा, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हमने बताया था कि वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्विरज्जु की मॉडल दिया था, जिसे हमने डिटेल के अंदर पढ़ा कि वॉटसन एंड क्रिक साहब ने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल जो है वह दिया था। और उसी समय पर उन्होंने उसी समय 1953 के अंदर, उसी समय उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक डीएनए प्रतिलिपिकरण का मॉडल भी प्रस्तुत किया। ठीक है, वही कह रहा है कि डीएनए के लिए द्विकुंडलिनी संरचना का प्रस्ताव देते समय वॉटसन एंड क्रिक ने तुरंत डीएनए की प्रतिकृति के लिए एक योजना का प्रस्ताव दिया। उनके मूल कथन को उद्धत करने के लिए इस प्रकार, उनका मूल कथन जो है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। वो क्या कह रहा था कि वो क्या कह रहे थे, सॉरी, इज्जत देनी चाहिए, साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने बहुत शानदार काम किया कि इट हैज नॉट एस्केप्ड अवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। ध्यान से समझना, यह हमारी नजर से नहीं बचा है कि हमने जिस विशिष्ट युग्मन की परिकल्पना की है वह तुरंत आनुवंशिक सामग्री के लिए एक संभावित प्रतिलिपि तंत्र का सुझाव देता है।
बेटा वॉटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए का मॉडल दिया था, तो डीएनए का मॉडल का मुख्य जो एजेंडा, जो मुख्य पॉइंट था, वह क्या था? बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग मतलब सार युग्मन। तो उन्होंने यही कहा, इस स्टेटमेंट का मतलब यही आ रहा है कि सार युग्मन से हमें यह पता चलता है कि आगे चलकर इनके बीच में क्या होगा? प्रतिलिपिकरण होगा। सार युग्मन बेस स्पेसिफिक पेयरिंग मैकेनिज्म हम सब जानते ही हैं कि हमेशा ए के सामने टी आएगा और स्पेसिफिक बेस पेयरिंग, अच्छा उल्टा लिख दिया बेटा, यहां पे गड़बड़ हो गया। ये क्या कह रहा है? ए के सामने हमेशा क्या आता है बेटा? टी आता है, ठीक है, और टी के सामने हमेशा ए आता है, जी के सामने सी आता है, ए के सामने टी आता है, ये गड़बड़ लिख लिया बेटा। टी के सामने क्या आता है बेटा? ए आता है, ठीक है, सी के सामने जी, जी के सामने क्या आता है बेटा? सी आता है, ए के सामने क्या आता है? टी आता है, टी के सामने क्या आता है बेटा? एडिनिन आता है, साइटोसिन के सामने ग्वेनिन आता है, साइटोसिन के सामने ग्वेनिन आएगा और ग्वेनिन के सामने साइटोसिन आएगा। थोड़ा सा जब नोट्स बने ध्यान नहीं रखा तो आप लोग सही कर लीजिए। बस ये ध्यान रखना कि ए जो होता है वह हमेशा टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है और ग्वेनिन जो होता है वह साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। और मेरे बच्चे, मुझे पता है कि आप लोग थोड़ी सी कोई टाइपिकल एरर को आप लोग नज़रअंदाज करते हुए चलोगे, हालांकि अगर मुझे लगा कि गलत है तो मैं सही करवा दूंगा, ठीक है ना, अदरवाइज मत लेना। एडिनिन के सामने थाइमिन आएगा, थाइमिन के सामने एडिनिन आएगा, ग्वेनिन के सामने साइटोसिन आएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। यहाँ पे बॉन्डिंग पैटर्न भी बता देता हूँ कि एडिनिन के सामने 2 बॉन्ड होंगे, थाइमिन और एडिनिन के बीच में 2 बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे, ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे, एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड होंगे, थाइमिन एडिनिन के बीच में 2 होंगे, साइटोसिन और ग्वेनिन 3 होंगे, यहाँ पर भी कितने होंगे बेटा? 3 होंगे, यहाँ पर कितने होंगे? 2 होंगे, यहाँ पर कितने होंगे? 2 होंगे, यहाँ पर कितने होंगे? 3 होंगे, और यहाँ पर कितने होंगे? 3 होंगे, और यहाँ पर भी कितने होंगे? 3 बॉन्ड होते हैं। स्पेसिफिक बेस पेयरिंग जो है वह हमें डीएनए के, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर देखने को मिलती है। फिर देखो क्या कह रहा है, द स्कीम सजेस्ट दैट द 2 स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as semi-conservative DNA replication. अब देखना बेटा, इस स्टेप को समझने के पहले हम लोग कुछ एक और बात करते हैं। बेटा देखना, पुराने समय जब DNA रेप्लिकेशन स्टेप को, मैकेनिज्म को लोगों के द्वारा समझाया गया, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों के द्वारा समझाया गया, तो ये कुछ वैज्ञानिकों ने यह कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन उन्होंने कहा कि 2 तरह का होता है। कुछ वैज्ञानिक यह मान रहे थे कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वह कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है बेटा? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है बेटा संरक्षी, ठीक है। और कुछ वैज्ञानिक यह मान रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है बेटा? सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षी, अर्ध संरक्षी। अब देखो बेटा, कंजर्वेटिव या संरक्षी क्या होता है और सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी क्या होता है? ध्यान से देखना बेटा, मैं लिखवा भी दूंगा बेटा। अगर मैं कह रहा हूं ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इस एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, लिखवा मैं आगे दूंगा। मैं कह रहा हूं ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इस एक डीएनए मॉलिक्यूल से क्या होता है कि एक स्ट्रैंड तो वही रहता है, जबकि एक स्ट्रैंड जो है वह, एक मिनट, अर्ध संरक्षी लिख रहे हैं ना इधर, एक पूरा का पूरा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वह वही रहता है और एक जो है वह नया बनता है। इज दैट क्लियर? जबकि अर्ध संरक्षी के अंदर क्या होता है बेटा? अर्ध संरक्षी के अंदर ये मदर डीएनए है, इससे एक रज्जुक तो वही रहेगा और एक रज्जुक जो है वह नया बनेगा, ठीक है। वही रहने वाला एक तो क्या बन रहा है?
नया बन रहा है और एक जो है वह वही रहता है। ध्यान से देखना कि संरक्षी के अंदर या कंजर्वेटिव के अंदर क्या होता है कि कंजर्वेटिव के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणु बनते हैं तो ये जो डीएनए अणु बनेंगे तो ये डीएनए अणु के अंदर एक डीएनए तो एग्जैक्ट रहेगा और एक उसकी कॉपी बनता है, ऐसे को बोलते हैं संरक्षी। और अगर क्या हो एक डीएनए अणु का एक रज्जुक तो वही होता है और एक जो है वह नया बनता है। ये क्या है बेटा? ओल्ड डीएनए। ये क्या है? ओल्ड डीएनए। ये है आपका ओल्ड डीएनए और ये क्या है बेटा? ये है न्यू डीएनए। पूरा का पूरा डीएनए जो है नया बन गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ बेटा? ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है, ये ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है। और ये क्या है बेटा? न्यू डीएनए स्ट्रैंड। इधर भी एक ऐसा ही है, एक रज्जुक वही है और एक रज्जुक नया बना। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि कंजर्वेटिव होता है, कुछ ने बताया कि सेमी कंजर्वेटिव होता है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, मिशेल्सन और स्टेल, उन्होंने यह प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वह सेमी कंजर्वेटिव होता है। लिखिएगा, इनकी डेफिनेशन लिखिएगा बेटा, कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। हालांकि नहीं पढ़ना है हमें, लेकिन थोड़ा सा अगर सेमी कंजर्वेटिव पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से सेमी कंजर्वेटिव पढ़ रहे हैं तो सेमी कंजर्वेटिव पढ़ रहे हैं तो कंजर्वेटिव भी पता होना चाहिए। ठीक है ना? कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिलिपिकरण का संरक्षी स्वरूप, डीएनए प्रतिलिपिकरण का संरक्षी स्वरूप। ठीक है बेटा, क्या कहता है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण के दौरान यदि एक डीएनए अणु वही रहता है और एक डीएनए अणु नया बनता है तो उसे संरक्षी डीएनए प्रतिलिपिकरण कहते हैं। लिखिएगा, यदि डीएनए प्रतिलिपिकरण के दौरान एक डीएनए अणु वही रहता है और एक पूर्ण डीएनए अणु एक डीएनए अणु वही रहता है और एक नया पूर्ण डीएनए बनता है, तो इसे संरक्षी डीएनए प्रतिलिपिकरण कहते हैं। द डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग विच डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग विच during which the one DNA molecule is same, one DNA molecule is same and other DNA molecule is newly formed is called as DNA is called as conservative mode of
डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो बेटा एक चीज और, एक से दो बन रहे हैं, इसका मतलब यहां पर डीएनए के दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में काम आए। टेम्पलेट को हम लोग बाद में और डिटेल, अभी इतना ही लिखो कि इस अवस्था में यहां पर क्या हुआ, कंटिन्यू है बेटा, अच्छा यहीं लिख लेंगे। बोथ स्टैंड ऑफ, इसमें डीएनए के दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में या चलो इस पॉइंट को हम लोग छोड़ ही देते हैं, बहुत है, क्यों हम कंजर्वेटिव को इतना डिटेल के अंदर जा रहे जब है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, सेकंड देखिएगा, सेकंड देखना, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए प्रतिलिपिकरण का अर्ध संरक्षी प्रतिरूप, डीएनए प्रतिलिपिकरण का अर्ध संरक्षी प्रतिरूप। देखिएगा बेटा, अर्ध संरक्षी, बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड्स। आधा डीएनए जो है वह संरक्षित रहता है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण के दौरान डीएनए अणु में एक रज्जुक तो वही रहता है और एक रज्जुक नया बनता है। लिखिएगा, डीएनए प्रतिलिपिकरण के दौरान, डीएनए प्रतिलिपिकरण के दौरान, डीएनए प्रतिलिपिकरण के दौरान डीएनए का एक रज्जुक तो वही रहता है जबकि एक रज्जुक नया बनता है, नया बनता है। ठीक है, क्या है, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, नया बनता है, उसे, अच्छा, उसे संरक्षी डीएनए प्रतिलिपिकरण कहते हैं। इंग्लिश मीडियम लिखेगा, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, during DNA replication, one strand of DNA remains as same, and one strand is newly formed. Then it is called as semi-conservative mode of DNA रेप्लिकेशन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा, ठीक है, अब इस स्लाइड को पकड़ते हैं वापिस, इसको बेटा देखना, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कहा कि उन्होंने बताया कि जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जो पूर्वज डीएनए अणु होता है, डीएनए अणु होता है, वह सबसे पहले जो कोइलिंग थी वह खुलती है। द स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट
दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और ये दोनों स्टैंड जो है इसमें बेटा टेम्पलेट ये वाले हैं, ठीक है, टेम्पलेट जो है वो अंदर वाले क्यों कलर मैचिंग करते हैं। टेम्पलेट जो है दोनों स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। ये जो है ये तो क्या है बेटा, ये टेम्पलेट है, ये क्या है बेटा, टेम्पलेट है, और ये दो ये भी क्या है बेटा, टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब जिससे बनेगा, ऐसे ध्यान रखो, टेम्पलेट का मतलब जिससे बनेगा। इस टेम्पलेट स्टैंड से ये क्या बनेंगे बेटा, न्यू ये क्या है बेटा, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो एक डीएनए से हमें 2 डीएनए मॉलिक्यूल जो है वह प्राप्त होंगे, एक पेरेंटल स्टैंड रहेगा और एक जो है वह नया स्टैंड। ये पेरेंटल स्टैंड है, ये बेटा कौन सा है, कलर कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, ये पेरेंटल है और ये न्यू है, ठीक है, ये न्यू है। अभी हमने बताया है ये पेरेंटल कौन सा है, पेरेंटल इस कलर का है पेरेंटल, और न्यू जो है ग्रीन में, पेरेंटल ये न्यू है, ठीक है बेटा। तो यह उन्होंने क्या बताया कि टू द स्कीम सजेस्ट दैट द 2 स्टैंड would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one, इसको अगर इस डायग्राम को वापस देखना है तो देखना बेटा, मैं कह रहा हूं ये जो है पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, ये क्या है बेटा, पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, ग्रीन कलर से बना दिया। इससे क्या हुआ बेटा, इससे एक स्टैंड तो वही रहा और एक जो है वह नया बना। तो ये क्या है बेटा, पेरेंटल डीएनए स्टैंड, पेरेंटल डीएनए स्टैंड है, कौन सा, ब्लैक वाला पेरेंटल थोड़ी है, वही हो रहा है ना बेटा, ब्लैक वाला पेरेंटल नहीं है। ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्टैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड। हालांकि कलर से कोई ज़्यादा चीज़ हमें समझ में आ गई है। और ये कौन सा है बेटा, ये जो है वह पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है। कौन सा है बेटा, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है। क्लियर है। एक डीएनए और बनेगा जिसके अंदर क्या होगा बेटा, एक नया बनेगा और एक जो है वह पेरेंटल रहेगा। इसके अंदर ये क्या है बेटा, इसको ग्रीन से लिख लेते हैं, ये क्या है, पेरेंटल है, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है। और ब्लैक वाला कौन सा है बेटा, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है कि एक रज्जुक वही रहता है और एक रज्जुक जो है वह नया बनता है। आगे बढ़े। अब देखो बेटा, डीएनए कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। बेटा हम सभी जानते हैं ऐसा कोई जीव नहीं है, पूरे पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। ऑल लिविंग बीइंग्स हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए। डीएनए की इसी विशेषता के कारण ही सभी जीवित प्राणियों में प्रजनन करने की क्षमता होती है। बेटा डीएनए अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो पुत्री कोशिकाओं को डीएनए कहां से मिलेगा। इसलिए डीएनए हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वाई डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, ताकि पुत्री कोशिकाओं को समान मात्रा के अंदर डीएनए प्राप्त हो सके, इसीलिए डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। बेटा देखो ये एक सेल साइकिल है। हालांकि साइटोलॉजी के अंदर मैं आपको सेल साइकिल जब पढ़ाऊंगा तब और डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। बेटा सेल साइकिल के अंदर बेसिकली 2 अवस्थाएं होती है। एक होती है बेटा इंटरफेस और एक होती है बेटा एम फेज। अभी हम लोग सेल साइकिल नहीं पढ़ रहे हैं। बेटा इस इंटरफेज के अंदर आपको 3 अवस्थाएं देखने को मिलेगी, G1, S एंड G2। G1, S और G2, G1, S और G2। बेटा इस S अवस्था को बोलते हैं बेटा सिंथेसिस फेज। क्या बोलते हैं बेटा, सिंथेसिस फेज, या हिंदी में इसको लिखते हैं बेटा संश्लेषण अवस्था। क्या लिखते हैं बेटा, संश्लेषण अवस्था कहते हैं। तो इस कोशिका चक्र की संश्लेषण अवस्था के दौरान
डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। ठीक है, डीएनए का क्या होता है बेटा? प्रतिलिपिकरण होता है। क्या कह रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल एट दैट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट डिवाइड्स इन इक्वल पार्ट्स इन द डॉटर सेल्स। डीएनए प्रतिलिपिकरण जो है वह कोशिका चक्र की एस अवस्था के दौरान होता है। यहां पे एक पॉइंट लिखिएगा बेटा, एस अवस्था के दौरान डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। इसके दौरान डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिखिएगा, कोशिका चक्र की संश्लेषण अवस्था के दौरान डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं मोलबाय और साइटोलॉजी को नहीं होता, कंबाइंड कर रहा हूं। ठीक है, लिखिएगा बेटा, ड्यूरिंग एस फेज, या जिसको बोलते हैं बेटा सिंथेसिस फेज of cell cycle, the DNA replication occurs. DNA replication occurs by which the amount of DNA doubles, but the number of chromosome remains same, not changed. Is that clear? इसका मतलब देखो, अभी हमने बताया कि सेल साइकिल की इंटरफेज अवस्था के दौरान ध्यान से देखना, 3 अवस्थाएं होती है। एक तो होती है बेटा G1, एक होती है S और एक होती है G2। अगर मैं यहां पर कहता हूं डीएनए अमाउंट की बात करता हूं और इधर मैं लिख लेता हूं क्रोमोसोम का नंबर। अगर मैं कह रहा हूं डीएनए का अमाउंट जो है वह सपोज 2C था और क्रोमोसोम का नंबर जो है वह 2N था, तो S के दौरान क्या हो गया? डीएनए का अमाउंट बढ़ गया, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। इसको ऐसे समझ लो कि अगर सपोज मैं कह रहा हूं यहां पर डीएनए 10 पिकोग्राम है, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 20 पिकोग्राम हो जाएगा। पिकोग्राम डीएनए को अमाउंट को पिकोग्राम के अंदर कैलकुलेट करते हैं। अगर यहां पर मैं कह रहा हूं 16 क्रोमोसोम थे, तो यहां पर भी कितना रहता है? 16 ही रहता है। G2 के अंदर, चलो G2 के अंदर हम लोग सेल साइकिल के अंदर डिटेल इतना ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, जितना यहां पर है उतना रहता है, लेकिन हम लोग इस चीज को हम लोग सेल साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। आगे देखते हैं बेटा, 1 मिनट।
सॉरी, ठीक है बेटा, आई थिंक चलिए अब लोग आज की स्लाइड के अंदर, आज हम इसके बाद एक्चुअली ये है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, इसको मैं सोच रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट है, इसको नेक्स्ट एक कंटिन्यू लेक्चर के अंदर ले लेंगे हम लोग। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।